आज हम लोग इनफाइनाइट सीरीज में स्टैंडर्ड सीरीज का एक थ्योरम करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उससे बीएससी में कुछ ऑब्जेक्टिव, फिर आपका कभी कभी उससे उस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मिला जुला करके ये थ्योरम आपके लिए समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस थ्योरम को जो है हम लोग को एकदम बड़े आराम से अच्छी तरह से समझना है। ओके, इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले आप समझो कि थ्योरम आखिर कहता क्या है। इस थ्योरम में जब हम p का वैल्यू 1 से अधिक लेंगे उस कंडीशन में ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इस सीरीज का कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, और यदि ये p का वैल्यू जो है 1 से छोटा या 1 के बराबर हो तो इसका ये सीरीज जो है मेरा डाइवर्जेंट हो। आप बोलोगे भैया अगर p का वैल्यू हम 1 से ज़्यादा लेंगे तो फाइनाइट वैल्यू क्यों, इसको तो हम nth टर्म मतलब इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी आना चाहिए। कोई फाइनाइट वैल्यू कैसे आ गया, इसको समझो आप। जैसे ही आप पावर बढ़ाओगे, 1 से ज़्यादा पावर लोगे, 1 पर पावर हम 2 लेते हैं, p का वैल्यू जब जस्ट अपोज हम 2 ले लेते, ठीक इस प्रकार जब हम p का वैल्यू 2 लिए उस कंडीशन में इस टर्म का वैल्यू कितना आया, 1 आया। इस टर्म का वैल्यू 1/4 मतलब 0.25। फिर इस टर्म का वैल्यू क्या आएगा, 1/9, इसका डेसिमल फॉर्म 0.11। यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रहा है टर्म का वैल्यू कम होते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये टेंस टू 0 हो जाएगा। जब ये 0 के करीब होगा उस कंडीशन में हम जो है इसका सम कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू को देगा। इसलिए मैंने कहा कि जब हम p ग्रेटर देन 1 लेंगे तो इस सीरीज का कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, अर्थात ये कन्वर्जेंट होगी। और सेकंड क्या था मेरा, जब हम p लेस देन 1 लेंगे तब ये सीरीज मेरा डाइवर्जेंट होगी। दैट्स क्लियर। p लेस देन इक्वल टू के लिए डाइवर्जेंट, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट। सेम इसी तरह आपको सवाल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आगे आपके सामने बोलेगा ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है बताओ। तो आप इसके पावर को देखना। अगर इस सीरीज में दिया हुआ रहेगा और उसका पावर यदि 1 से ज़्यादा रहेगा तो वो मेरा कन्वर्जेंट होगी, अगर 1 से कम रहेगा तो वो मेरा डाइवर्जेंट होगी। कितना सरल है। इसको अब हम लोग प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन के प्रूफ में मेरा 3 केस बनेगा। पहला केस p ग्रेटर देन 1, सेकेंड केस p लेस देन 1 एंड थर्ड केस p इक्वल टू 1। तो पहला हम केस ले लेते हैं p ग्रेटर देन 1 के लिए, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ हमको इसको कन्वर्जेंट दिखाना है, तो इसका जो वैल्यू है कोई ना कोई फाइनाइट नंबर से कम आना चाहिए। हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि फाइनाइट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर 2 टर्म को एक साथ रखेंगे, फिर 4 टर्म को हम लोग एक साथ रखेंगे, फिर 8 टर्म को एक साथ, फिर 16 टर्म को एक साथ, इस तरह टर्म को जो है एक साथ रखेंगे। अब क्यों रख रहे हैं एक साथ ये अभी मैं तुरंत बताऊंगा आपको, बस सब्र रखो आप, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुरंत मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो पहले आप फिर से वापस क्वेश्चन पर आओ। इसको कन्वर्जेंट दिखाना, इसका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकालना है। इसी को मैंने ये लिखा हुआ है, बस टर्म को 2, 4 और 8 टर्म को एक साथ लिखिए। अब यहाँ पर हमको इसका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू दिखाना है। चलो ये भी सही है। और हम लोगों ने याद करो, आप कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा हुआ है कि यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है, अगर इसका फाइनाइट वैल्यू निकल रहा है कुछ ना कुछ, तो इससे छोटा सीरीज का भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा। ये हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में पढ़े हुए हैं। सेम यही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। जैसे यहाँ पर 0 से 16 तक का कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकला था, सेम उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का हम कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकालेंगे, तो उससे छोटे का भी मेरा फाइनाइट वैल्यू निकलेगा।
इससे स्पष्ट हुआ कि ये टर्म मेरा ग्रेटर होना चाहिए। हमेशा इसको हम इक्वल या फिर ग्रेटर रखेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ चेंज करेंगे, वहाँ ध्यान देना है आपको। 1/2p और 1/3p। यहाँ पर चूंकि p का वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ समझना है, यहाँ समझोगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। चूंकि p का वैल्यू 1 से ज़्यादा था, हम तो हम 2 ले लिए। तो जैसे यहाँ पर हम p का वैल्यू 2 और यहाँ पर p का वैल्यू 3 लिए, तो इसका मान क्या आएगा? 1/4 मतलब 0.25। इसका वैल्यू 1/9 मतलब 0.11। तो ग्रेटर कौन हो रहा है? ये हो रहा है ग्रेटर। ये मेरा क्या है? ग्रेटर है। इसमें इसका वैल्यू क्या आएगा? 0.125। इसका वैल्यू 1/9, 1/27 का 0.03। इसमें ग्रेटर यही आ रहा है। इसका मतलब पावर का मान बढ़ने पर हमेशा फर्स्ट टर्म क्या होता है? ग्रेटर होता है। चूंकि इस सीरीज को हमको ग्रेटर रखना है, तो हम 1/3 पर पावर p के जगह पर 1/2 पर पावर p रख सकते हैं। सेम यही फंडा यहाँ पर भी रखेंगे। सब जगह 1 पर पावर 4p का मान रखेंगे। यहाँ पर भी वही फंडा, सब जगह 8 पर पावर p देंगे, जिससे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? और ग्रेटर हो जाएगा। हाँ, आपका जवाब आपको मिलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस सब्र रखो, बस जस्ट हम लोग पहुंच ही गए, तुरंत पता चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। इसको कितना ढोगे? अब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ 1/n पर पावर p। यहाँ पर भी लिख दिए समेशन ऑफ 1/n पर पावर p। मेरा काम बन गया तुरंत। अब देखो यहाँ पर 2 टर्म था, दोनों ऐड हो रहा है। जैसे हम लोग 3 + 3 इसको लिख सकते हैं, चूंकि 2 3 बार है, 2 × 3 6 होता है। अगर 3 को हम 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5 × 3 कर सकते हैं। वही काम यहाँ पर करेंगे, चूंकि ये 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसमें हम 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1/2 पर पावर p। यहाँ पर भी क्या है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 4 × 1/4 पर पावर p। यहाँ पर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 8 × 1/8 पर पावर p। अब यहाँ पर 2 × 2 पर पावर p है, तो 2/2 पर पावर p। बेस समान है तो पावर क्या होगा? घटेगा। 2 पर पावर 1 - p हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 2 को नीचे भेज देते हैं, क्या होगा? 1/2 पर पावर p। इसको नीचे भेजेंगे तो बट्टे में आ जाएगा। 1/, बेस समान है तो पावर क्या होगा? घटेगा। 1/2 पर पावर p - 1, ये सॉल्व होकर के 2 पावर p - 1 हुआ। अच्छा, सेम चीज यहाँ पर भी होगा। 1/4 पर पावर p - 1, 4 नीचे आएगा। यहाँ पर सेम उसी तरह होगा। अच्छा करो यार, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या? 1/2 पर पावर p - 1। सेम यही फंडा यहाँ पर भी लगेगा। 4 को हम नीचे भेजेंगे, बटे में आएगा, फिर पावर घटेगा तो क्या होगा? 1/4 पर पावर p - 1 प्लस 1/8 पर पावर p - 1। बस हम लोग इसको ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये सीरीज मेरा जीपी में हो जाए। बस जीपी में लाने के लिए इतना हम लोग तमाशा कर रहे थे। 2 टर्म को एक साथ लिखे, फिर सबसे बड़े टर्म्स को हर टर्म्स के जगह पर लिखे। बस इतना कुछ हम लोग इसको जीपी में लाने के लिए कर रहे थे। अब देखो जीपी में आया कि नहीं आया। इसका रेशो निकालो ना, सबका रेशो आपको सेम मिलेगा। कैसे सेम मिलेगा? इसको और चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तब समझ में आएगा आपको। अब यहाँ हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2। यहाँ पहले से पावर में p - 1 है, p - 1 लिख दिए। सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 के रूप में। यहाँ पहले से p - 1 है। इतना चीज़ हम बस जीपी में लाने के लिए कर रहे थे। देख लो, इसका रेशो करो, क्या होता है वो देखो। जब सबका आप रेशो निकालोगे ना, सबका रेशो आपको सेम मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है? मेरा जीपी में है, और जीपी में हम लोग पढ़े हुए हैं। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ आपको। जीपी में यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है? 1 है। आर का वैल्यू डिफरेंस निकाले, 1/2 पर पावर p - 1 है।
चूंकि ये सीरीज क्या हो रहा है, मेरा घटते जा रहा है, इससे इसका वैल्यू कम है, इससे इस टर्म का वैल्यू कम है, इससे इस टर्म का वैल्यू कम है, तो मेरा जो सम होगा, सम टू इन्फिनिटी, हम लोग जीपी में पढ़े हुए हैं क्या होता है, a/1 माइनस आर। आर मेरा एक में घट रहा है क्योंकि ये प्रत्येक टर्म छोटा होते जा रहा है। अगर प्रत्येक टर्म बड़ा होते जाता तो यहाँ r-1 करते। चलो इसको इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं। ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 माइनस आर का वैल्यू 1/2 पे पावर p माइनस 1। इसको देखो ध्यान से, जैसे ही आप p का वैल्यू 1 लोगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 ही हो जाएगा। लेकिन हमको लेना क्या है, p का वैल्यू ग्रेटर देन 1, क्योंकि हम लोग केस फर्स्ट में p ग्रेटर देन 1 लेके चल रहे हैं। जैसे ही आप p ग्रेटर देन 1 लोगे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आएगा। कैसे, चलो कोई एग्जांपल लेते हैं। यहाँ p का वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 माइनस 1 1 1/2, मतलब 1 से छोटा आ रहा है ना, 1 से छोटा इसका वैल्यू आएगा और ये 1 में घट करके कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो हम कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू को क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, और यहाँ पे इसके बदले में के ले लेते, के इज फाइनाइट वैल्यू। अब मैंने कहा था आपको, जब ये कन्वर्जेंट है तो इससे छोटा वाला भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। मैंने यहाँ आपको एग्जांपल से समझाया था, मैंने ये कंपैरिजन टेस्ट से बताया है आपको। अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके उस वीडियो को देख लो कंपैरिजन टेस्ट पे, ठीक है। इसी को हम लोग कह सकते हैं 1/1 पर पावर p प्लस 1/2 पर पावर p इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1। कन्वर्जेंट के लिए बस एक ही केस था, क्या, p ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट के लिए दो केस है, एक है p इक्वल टू 1 और एक है p लेस देन 1। हमने ये केस देख लिया, अब हम लोग ये केस देखेंगे, ठीक। ये तो छोटा सा है, तुरंत हो जाएगा। p इक्वल टू 1 फटाफट देख लो आप। ये जो सीरीज दिया हुआ था, इसी सीरीज को हम लिख सकते हैं। पहले लिखते हैं, p का वैल्यू 1 था तो हम 1 पुट कर देते हैं, क्या आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस इस रूप में आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, चूंकि हमको p इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट दिखाना है, और डाइवर्जेंट में हम पढ़े हुए हैं कि डाइवर्जेंट से बड़ा मेरा डाइवर्जेंट ही होता है। जैसे अब हम बोल दिए 1 से इन्फिनिटी तक का सम करो। अगर हम बोल दिए कि आप 1 से इन्फिनिटी तक का सम करो तो मान कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, डाइवर्जेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है, डाइवर्जेंट है। अब बोलेंगे इस डाइवर्जेंट से और बड़ा क्या होगा मेरा, अरे इससे बड़ा भी तो डाइवर्जेंट ही होगा। जब इसका वैल्यू नहीं निकल रहा है, इसके और आगे वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब चूंकि इसको हमको डाइवर्जेंट दिखाना है, तो यदि इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो गया तो इससे यदि इसका वैल्यू ज़्यादा रहे तो ये भी मेरा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसका मतलब ये मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। चलो, मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन आने वाला, ठीक है। इस बार हम लोग क्या करेंगे वो देखो, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, समेशन ऑफ 1/n पर पावर p। क्या कुछ पूछना है ना आपको, मैंने यहाँ 1/4 क्यों लिखा, यहाँ पर मैंने 1/8 क्यों लिखा, अरे मैंने आपको अभी तुरंत बताया। इसको डाइवर्जेंट दिखाने के लिए इसका वैल्यू इन्फिनिटी से अधिक होना पड़ेगा। इन्फिनिटी से अधिक मतलब इसका वैल्यू ग्रेटर देन, इसका वैल्यू ग्रेटर होने के लिए इसको कम दिखाना पड़ेगा, और हम जान रहे हैं इस दोनों में कम वैल्यू किसका है, इसका वैल्यू कम है, इसमें इसका वैल्यू कम है। इसलिए सब टर्म के बदले में कम वैल्यू रखे, जिससे कि इसका वैल्यू और कम हो गया, जिससे कि यहाँ पर मेरा ग्रेटर देन आ जाए और इसका वैल्यू मेरा ग्रेटर हो जाए। तब ना ये इन्फिनिटी होने पर ये भी मेरा क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। इन्फिनिटी से अधिक तो इन्फिनिटी ही होगा। और इसमें इस 2 टर्म को ही क्यों रखे, इस 4 टर्म को ही क्यों रखे, फिर उसके बाद 8 टर्म को क्यों रखेंगे, चलेगा, पता चलेगा। क्योंकि ये 2 टर्म था तो 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 4 टर्म था तो 4 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सब मेरा देखो 1/2 के फॉर्म में आ रहा है, सिवाय 1 को छोड़ करके। अब तो यहाँ सब टर्म के बदले 1/2 1/2 1/2 आ गया। ये 1/2 1/2 n टर्म तक आएगा, तो इसको हम इसका लिमिट निकालते हैं। जब इसका लिमिट निकालेंगे तो n को हम इन्फिनिटी के करीब करेंगे। जैसे ही हम n को इन्फिनिटी के करीब करेंगे, चूंकि ये मेरा n टाइम्स आ रहा है तो n से मल्टीप्लाई होगा इसमें,
n इंटू 1/2। अब देखो यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर n का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे और इन्फिनिटी में 1/2 से मल्टीप्लाई करो फिर भी इन्फिनिटी रहेगा, उसमें एक जोड़ दिए फिर भी वो मेरा इन्फिनिटी ही बन जाएगा। इसका मतलब ये सारा टर्म मेरा क्या हो गया, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से ये टर्म मेरा क्या होगा, मैक्सिमम ज़्यादा हो गया। और हम यहाँ तुरंत देखें यहाँ पर कि इन्फिनिटी से ज़्यादा मतलब ये इसका वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगा और ये मेरा डाइवर्जेंट हो जाएगा। किससे होगा, कंपैरिजन टेस्ट, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। अब बचा है p लेस देन 1 के लिए, बस छोटा सा है, फटाफट देख लो। इसको बनाने से पहले जल्दी से आप इसको सॉल्व करो, तब जल्दी से आप समझ पाओगे। एक बार इसमें जो है आपको p का मान 1 लेना है तो वैल्यू क्या आएगा, 1/2। ठीक, अगर p का मान 1 से छोटा लिए 0 ले लेते हैं, जब इसमें हम p का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आएगा, 1/1 1 आएगा। किसका वैल्यू बड़ा आ रहा है, जैसे हम p का मान 1 से छोटा लेते हैं उसका वैल्यू बढ़ जाता है जब हम p का मान 1 से बड़ा लेंगे उस समय। इसका मतलब यहाँ पर p का वैल्यू 1 से छोटा ले रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। किससे, जब हम p का वैल्यू 1 लेंगे। अभी तुरंत हम प्रूव किए ये क्या है, मेरा डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट से बड़ा क्या होगा, वो भी मेरा डाइवर्जेंट होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। मेरा तीनों केस प्रूव हो चुका है।